प्यारे बच्चों, आज अगर मैं बात आपसे बात करता हूँ उस संविधान की। आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर गांव शहर हर जगह जिस प्रकार से नाटक दिखाए जा रहे हैं, चंद्रकांता, रामायण, महाभारत के बारे में भी दिखाया जाता है, हर प्रकार के उसमें नॉलेज दी जाती है। तो आज इंडिया के कोने कोने में और इंडिया के बच्चे बड़े बूढ़े सबको आज जरूरत है संविधान को जानने की, अपने मूल अधिकार को जानने की। संविधान के बारे में अगर सब लोग, इंडिया के सब लोग अच्छे से जानेंगे तो समझ लो कि लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, लोगों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होगी, चौकी पुलिस थाने में भीड़ कम हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में कम हो जाएगी भीड़। तो आपको समझना है इस संविधान के बारे में, अपने अधिकार के बारे में। बात मैं करता हूँ, स्टार्टिंग से बात करता हूँ। संविधान कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम है यहाँ। तो कंपनी का जो शासन था उसमें कुछ अधिनियम बनाए गए थे, वो बनाए गए थे 1773 से 1758 तक। पहला अधिनियम हमारा एक्ट है, पहला कानूनी एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, ये हमारा पहला एक्ट है। दूसरा एक्ट है 1781 का संशोधन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का हमारा जो है अधिनियम, चार्ट अधिनियम 1793, चार्ट अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम हमारा क्या है 1833 और चार्टर अधिनियम हमारा 1853। तो हम इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बढ़िया है और बच्चों के लिए जीएस में सबसे बढ़िया है, संविधान की पूरी नॉलेज मिलेगी आपको। तो अगर मैं बात करूं इसमें पहले रेगुलेटिंग एक्ट की, हमारा पहला एक्ट का नाम है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, इसमें नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। किसका पहला कदम था? सरकार का पहला कदम। क्या क्या काम करना था इसमें? इसमें काम किया गया था ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके कार्य का नियमित और नियंत्रित, उसको यानी कि कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक है क्या करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए पहला हमारा कंपनी शासन का पहला कदम था। और संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था। इसमें क्या स्थापित करना था? संसदीय नियंत्रण। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक थे कार्य थे उनको मान्यता दी गई थी। क्या मान्यता दी गई थी? जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दी गई। इसके द्वारा जो है केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी। किसकी नींव रखी गई? केंद्रीय प्रशासन की। बंगाल का जो गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर को क्या बनाया गया? यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका गवर्नर जनरल को बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया बच्चों? बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्य समिति बनाई गई थी। कितने सदस्य थे उसके अंदर? 4 सदस्य समिति। लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। और सबसे पहले क्या था? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन से नंबर के? पहले। और मद्रास से मुंबई के गवर्नर को, जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर को किसके गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। यहाँ बच्चों पढ़ेंगे आप, इसमें आप पढ़ेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में क्या हुआ था, जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम है इसमें क्या हुआ था? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रखी गई थी। किसकी स्थापना रखी गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसमें जो थे एक तो मुख्य न्यायाधीश था इसके अंदर, सर्वोच्च न्यायालय में क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 इसमें क्या थे? अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। कितने थे? अन्य 3 थे। इनके नाम है सबके सर एलिजाइम पे। इसके पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा
क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर देना है सर एलिजा इम्पे। इस ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया था। इसमें राजस्व, नागरिक, सैन्य जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। सत्रह सौ इक्यासी के संशोधन का अधिनियम बंदोबस्त कानून यहाँ हम पढ़ेंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के बाहर था। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय जो है कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के बाहर था। गवर्नर जनरल राजस्व इसके अंतर्गत नहीं आता था। अपील करने के लिए कौन था यहाँ? अपील करने के लिए गवर्नर जनरल के पास थी शक्ति अपील करने की। अब मैं बात करता हूं, ये हमारा कंप्लीट हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में हमारा क्या आता? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता। तो इसमें क्या पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायी बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला कदम था। यानी कि इसका मतलब हुआ जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो छोटी मोटी कोई खामियां थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इससे पारित किया गया है। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पर ब्रिटेन में जब ये बना? जब यह बना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। विलियम पिट के नाम से क्या पड़ा था ये? पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग करना। यानी कि जो राजनीतिक कार्य थे उसको अलग रखना था और जो दूसरे थे हमारे राजनीतिक इनको अलग रखना था। ये इसका कार्य था। द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी, द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी के द्वारा हुई थी और 1784 के द्वारा ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र हो गया था। कंपनी के वाणिज्य कार्य को राजनीति अलग अलग कर दिया गया था इस एक्ट से। द्वैध शासन की शुरुआत, अब क्वेश्चन आएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो इस एक्ट का नाम देना है आपको। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों कहा गया। कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 सदस्य नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसमें किया गया था। अगर बात करेंगे बच्चों यहाँ से हमारा नया एक्ट है 1786। यह अधिनियम कानून सुधार व न्यायिक सुधार लाना था। इसका क्या क्या काम था इसका? इस एक्ट ने कानून में सुधार लाना और न्यायिक सुधार लाना हेतु था। इस अधिनियम के द्वारा कमांडर इन चीफ के सेनापति का पद दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था यह सेना का पद। काउंसलिंग का निर्णय प्रदान किया गया। ठीक है, अब बात हम करते हैं बच्चों 1793 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो हमारे गवर्नर जनरल थे ना, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण करने की शक्ति मिली थी। किस पर नियंत्रण करा था? प्रेसिडेंसी पर, जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। भारत पर व्यापार कंपनी का अधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था बच्चों? 12 के। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में? कि भारत पर व्यापार करने का कंपनी का अधिकार, यानी कि जो कंपनी को यहाँ भेजा गया था उसको अधिकार कितने, मतलब उसका 20 ईयर का इम्प्रूव हो गया था। 20 ईयर क्या बढ़ा दिया था। कमांडर इनके गवर्नर परिषद के सदस्य होने के अनिवार्यता को समाप्त कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य को भुगतान राजस्व में कर दिया गया था। अठारह सौ तेरह का चार्टर नियम क्या बोलता है?
इसको 20 वर्ष के लिए और अधिक कर दिया गया था। कितने वर्ष के लिए? पहले 20 के लिए, फिर दोबारा फिर 20 के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखना था। इसको जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चाय और अफीम को छोड़कर, यानी कि जो ये एक्ट है 1813, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बनेगा यहाँ कि चाय और अफीम को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आंसर आएगा 1800 किस एक्ट के द्वारा? 1813 एक्ट के द्वारा। ईसाई मिशनरियों को भारत में नैतिक धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने की अनुमति, यानी कि जो ईसाई लोग थे इनको यहाँ से बढ़ाने के लिए कहा गया। कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ से क्या होगा? खर्च करना होगा 1 लाख रुपए। यानी कि अब यहाँ इस एक्ट में जाके बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो इंडियन बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की यहाँ बात की गई थी। कंपनी का भारतीय प्रदेशों राजस्व पर अगले 20 वर्षों तक नियंत्रण स्वीकार, यानी कि इनका टाइमिंग बढ़ा दी गई। भारत की स्थानीय सरकार को लाने की अनुमति दी गई इसमें। अठारह का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में कंपनी चीन और चाय के व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय में हो गया। भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर कंपनी का अधिकार कितने वर्षों के लिए हो गया? पुणे दोबारा फिर 20 वर्ष के लिए हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना गया? भारत का गवर्नर जनरल बना गया। किसका गवर्नर जनरल बना गया? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है किस एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। इस प्रकार से में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसके कब्जे में भारतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से नियंत्रण में था। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों के नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट, या यानी कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं आगे जो जितना भी कानून बनाया है यहीं से शुरुआत हुई है इसकी। कहाँ से हुई है? यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। लॉर्ड विलियम, भारत का प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक, कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बात करते हैं हम बच्चों 1853 के एक्ट, चार्टर एक्ट की। किसकी बात करते हैं? 1853 के चार्टर एक्ट। इसमें था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम या संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा है ना उसकी व्यवस्था की गई थी इसके अंदर। ठीक है, ये इसमें था। पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा थी हमारी जो सिविल सेवा थी, पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया था। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो आपको बताना है, क्या बताना है? सिविल 1854 भारतीय सिविल सेवा कितना है? भारतीय सिविल सेवा 1854। इसमें इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर के माध्यम से अपना नियंत्रण स्थापित किया। किसके माध्यम से? कौन आई थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसके माध्यम से? बंगाल गवर्नर के नियंत्रित किया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास के पास में अपने स्वयं के गवर्नर जनरल थे। हालांकि
अगर मैं बात करता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या हो गया था, अधीन कार्य करते थे। यानी कि सब किसके काम पहुंच गया था, उसके अंडर में पहुंच गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह पद मुख्य रूप से उद्देश्यों के लिए किया गया था, प्रशासनिक उद्देश्य के। इनका क्या काम था? प्रशासन को नियंत्रण करना, उसको सुधार करना। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता था ये। वाइसराय 1858 से 1947। अगर मैं बात करूं 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। किसके शासन को? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, भाई विद्रोह क्यों होते हैं? विद्रोह जैसे अभी नेपाल विद्रोह हो रहा है, नेपाल में देख रहे हो आप। नेपाल में उससे पहले आपने देखा था, अपने जो अपना जो है पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, वहाँ देखा था नहीं अभी कैसे पीट रहे हैं नेताओं को, मंत्रियों को। तो ये सब विद्रोह इसलिए किए जाते हैं, जनता परेशान हो जाती है, जनता सड़कों पर आ जाती है। तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था, इसमें शासन को समाप्त कर दिया गया था। और शासन किसको शासन मिल गया था? शासन मिल गया था ब्रिटिश, भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में, क्राउन के नियंत्रण में पहुंच गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया था। किसका वाइसराय? भारत का वाइसराय। वाइसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा। भारत के पहले वाइसराय कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा है कि अभी हमने संविधान बताया, मैं पहले बता चुका हूं कि संविधान हर घर के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को संविधान का अगर नॉलेज होगी, संविधान की जानकारी होगी, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, अपने कर्तव्य की जानकारी होगी, तो हर जगह शांति से रहेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखना है।